हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम आइज की यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो कि ज्ञान बिंदु की तरफ से आता है। प्रैक्टिस सेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 17 तारीख का जो एग्जाम होने वाला है बिहार दरोगा का, उसके लिए इसमें हम लोग सेट 4 देखने वाले हैं। बहुत जल्दी हम लोग 20 तक कंप्लीट करने वाले हैं, मात्र एक सप्ताह बचा हुआ है एग्जाम का। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देते कि आने वाले से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं इसको, सेट 4 के क्वेश्चन को। थोड़ा-सा हम लोग ज़ूम कर लेते हैं। 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ, थोड़ा-सा यहाँ पे हम लोग ज़ूम कर लेंगे ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है किसी वस्तु के, यहाँ से थोड़ा-सा पेन सेलेक्ट कर लें। ओके। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने को डैश कहते हैं। उसकी विमाओं में वृद्धि होने को क्या बोलते हैं? तापीय प्रसार बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू हो गया, उसे हम लोग तापीय प्रसार बोलते हैं। थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू हो गया जिसको सॉल्व कर लिया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तापीय प्रसार। ओके, तापीय प्रसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? जो तापीय प्रसार है, अगर ताप में वृद्धि हो तो उसे तापीय प्रसार बोलते हैं। ओके, अगर लंबाई में वृद्धि हो तो उसके रेखीय प्रसार बोलते हैं। आयतन में वृद्धि हो तो आयतन प्रसार बोलते हैं और क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो क्षेत्र प्रसार के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भू-भाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है? वन आवरण की बात किया जा रहा है और कितने प्रतिशत क्षेत्र पे? 21.71% क्षेत्र पे है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर वन आवरण की बात करें तो यह जो है भारत वन सर्वेक्षण के द्वारा हर 2 वर्ष पे इसको जारी किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा और इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। ठीक है? राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत ये डिसाइड किया गया था कि भारत में 33% वन होना चाहिए। कितने प्रतिशत? 33% वन होना चाहिए। ओके। अगर हम लोग देखें क्षेत्रफल के अनुसार तो सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन-सा है? मध्य प्रदेश है, सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य। ठीक है? और सबसे कम वन आवरण वाला राज्य कौन-सा है? हरियाणा है। ठीक। अगर हम लोग प्रतिशत के मामले में देखें तो सर्वाधिक प्रतिशत में वन आवरण वाला क्षेत्र कौन-सा है? मिज़ोरम है, ठीक है? और सबसे कम किसमें है? सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है, ठीक है? लक्षद्वीप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन आवरण, हरियाणा सबसे कम वन आवरण, प्रतिशत में सबसे अधिक मिज़ोरम और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक कितना है? तो लक्षद्वीप में है सबसे अधिक। ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो सेकंड नंबर पे कौन आता है? सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है वन आवरण में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले डब्ल्यू.जी. रोसेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. रोसेन। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोले निम्नलिखित में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है? ओजोन परत के संरक्षण से वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौता सबका है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग वियना कन्वेंशन की बात करते हैं कब हुआ था? यह हुआ था 1985 में। वियना कन्वेंशन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और यह सभी देश जो विश्व भर के जितने भी देश हैं सभी देश इसको माने थे। उसके बाद हुआ था कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। और यह 16 सितंबर को हुआ था। 16 सितंबर 1987 को हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के नाम से भी हम लोग मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस भी हम लोग मनाते हैं। और 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लेकिन यह लागू हुआ था 1992 से। और भारत जो है, सॉरी, यह 1987 से लागू हुआ था लेकिन भारत 1992 में इसका सदस्य बना था। ये 1992 में इसका सदस्य कौन बना था? भारत बना था। किगाली समझौता 2016 में हुआ था। ओके, किगाली समझौता कब हुआ था? 2016 में हुआ था। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल के ऊपरी परत में पाया जाता है ओजोन मंडल। ठीक है, याद रखिएगा, यह पराबैंगनी किरणों से संरक्षण करता है। अगर ओजोन किरण से जो परत है उसका क्षरण होता है यानी उसका नुकसान होता है तो उससे धरती पर रहने वाले लोगों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसे बीमारी होता है। ओके, जो ओजोन की सांद्रता है वो डॉप्सन नामक इकाई से माना जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा।
5वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित की गई थी? यानी सबसे अधिक खर्चा किस पे? परिवहन पे किया जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? रक्षा है, सेकंड नंबर पे रक्षा है। थर्ड नंबर पे कौन है? शिक्षा है। और ग्रामीण विकास कितने नंबर पे? फोर्थ नंबर पे है, ठीक है। सॉरी, ग्रामीण विकास विकास है थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे है शिक्षा, फोर्थ नंबर पे शिक्षा है, फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं अगर मंत्रालय की बात करें तो नंबर सबसे अधिक रक्षा मंत्रालय पे खर्च किया जाएगा, उसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पे, फिर रेल मंत्रालय पे और उसके बाद गृह मंत्रालय पे खर्च किया जाएगा। ये रैंकिंग आप याद रखिएगा। ओके, अगर योजना की बात करते हैं तो सबसे अधिक खर्च किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना पे, सबसे अधिक खर्च किया जाएगा 79,590 रुपये, 79,590 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ओके, और उसके दूसरे नंबर पे जल जीवन मिशन योजना पे, और तीसरे नंबर पे मनरेगा, और चौथे नंबर पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पे खर्च किया जाएगा। एक खर्चा पे याद रखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है, मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता था? मीर ए बहर होता था मुगल नौसेना का नौसेनापति, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मीर ए बहर। ठीक है, मीर ए बहर राइट आंसर हो जाएगा, 6 का बी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है, रंग लेपो में योजक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? रंग लेपो में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है, सर्वप्रथम 8 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? यह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बनाया था, ऑप्शन ए राइट आंसर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत ये जो था वह भारतवासियों ने अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना प्रारंभ किया था। ओके, 1861 के तहत क्या क्या हुआ था? तो 1861 के तहत जो जनरल परिषद का विस्तार किया गया, और इसमें न्यूनतम कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 जो है 12 के अतिरिक्त 12 को मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। और ये जो मनोनीत सदस्य थे भारतीय हो सकते थे या ब्रिटिश भी हो सकते थे, दोनों में से कोई हो सकते थे। ठीक है, गैर सरकारी लोग होंगे, ठीक है, तो ब्रिटिश हो सकते हैं, भारतीय हो सकते हैं। और 1862 में ही इसी एक्ट के तहत 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग है, 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधानसभा में जो है वो विधानसभा परिषद के में मनोनीत किए थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग किए थे 1862 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चार्टर एक्ट 1853, इसके तहत संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसे बाद में लघु संविधान बना। फिर उसके बाद 1853 यहाँ है, इसके तहत विधान परिषद का गठन किया गया था। 1833 में क्या किया गया था? 1833 में जो कंपनी का कार्य है वो मात्र सरकार की ओर केवल भारत का शासन करना रह गया था। जो कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया था। ओके, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 1773 के बारे में तो आपको पता है, इसी के तहत 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, उच्चतम न्यायालय की, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। बोला है, संसद इसको प्रावधान है और इसे अनुच्छेद से आपको मिलाना है। संसद संघ सूची के विषयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है अनुच्छेद 138 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, 1 का 2। नेक्स्ट है, संसद यह शक्ति रखती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता का विस्तार कर सके। ठीक है, संसद जो है वह सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता है उसका विस्तार कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 139 के तहत। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सी नंबर। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबादकर होगी, या किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 141 के तहत। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है। डी नंबर ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 137 के तहत। तो ये आप मिला लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, और आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 5 5 25, यहाँ पे 5 का क्यू प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 126 है, 6 का क्यू कीजिएगा तो यह 216 हो जाएगा, और प्लस 1 कीजिएगा 217, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, चांद बीबी का संबंध किससे है? चांद बीबी का संबंध है, चांद बीबी का संबंध किससे है? तो यह चांद बीबी का जो संबंध है वो अहमदनगर से है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अहमदनगर से। चांद बीबी
जो अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और 1595 ईस्वी में जब अहमदनगर पे अकबर का आक्रमण हुआ था, तो इन्होंने लड़ाई भी किया था। यह अकबर के समकालीन थी चांद बीबी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी एक सांविधिक निकाय कब बना था? 1992 में बना था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सीबी सबसे पहले इसका स्थापना, सीबी का स्थापना कब किया गया था? 12 अप्रैल, ठीक है, 1988 को किया गया था। और यह 1992 में इसको एक्ट आया और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ओके, इफेक्ट आप याद रखिएगा। सेबी जो है वह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और इसका 3 प्रमुख कार्य होता है: संरक्षणात्मक, विकासात्मक और नियामक कार्यों को प्रभावी ढंग से करने इसका काम रहता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। जो अनेकार्थी शब्द अक्षर का इसमें से अंक जो है इसका अर्थ नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर मैथ का क्वेश्चन है और इसको हम बता देते हैं, इसका आंसर आप लोग बना लीजिएगा। 31 और 9 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। ठीक ठीक है। पक्षी के अग्रपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, दौड़ने तथा पेड़ों की शाखाओं में को पकड़ने में सहायता करते हैं। बिल्कुल एक गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि ये अग्र भाग में नहीं होते हैं, यह पश्च भाग में होते हैं। किसमें? पीछे वाला जो है पश्च पाद यानी पीछे वाला जो पैर होता है उसमें सल्क होते हैं, जो उड़ने, चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं पक्षी में। जो अग्रभाग होता है वह आगे चलकर पंख का रूप ले लेता है। क्या चीज का? पंख का रूप ले लेता है। ये फैक्ट याद रखिएगा। एबीज वर्ग हेमियोथर्मस के होते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल और केवल 2 सही आंसर है, 15 का बी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। बोले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे के पत्ती की कोशिकाओं से जल के लगातार वाष्पीकरण के कारण जाइलम के ऊपरी सिरे पर दाब अधिक हो जाता है, जबकि जाइलम के आधार पर दाब कम रहता है। नहीं, देखिए, जब वाष्पीकरण के कारण ही जाइलम जो होता है वह पेड़ पौधे के जड़ से जल और खनिज पहुंचाता है तना के पास। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, वाष्पीकरण के कारण वह काफी तेजी से चला जाता है। तो जो सिरे पर होता है वहां पे दाब कम होता है। यहाँ पे अधिक दिया हुआ है, दाब कम होता है। लेकिन आधार पर क्या होता है? दाब अधिक होता है। आधार पर क्या होता है? दाब अधिक होता है। तो यहाँ पे 1 नंबर गलत है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे और क्या दिया है विचार करने के लिए। यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर नहीं जा रहा है। अरे, एक मिनट। अब हुआ। अब क्वेश्चन आ गया इधर। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है, विसरण के कारण ही जाइलम से जल ऊपर की ओर विसरण के कारण ही जाइलम से जल ऊपर की ओर खींचता है। विसरण के कारण नहीं, विसरण नहीं, यह अभी हम लोग ऊपर पढ़े। किसके कारण खींचता है? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण जो जल है वह ऊपर खींचता है। तो ये भी पॉइंट गलत है। पौधे में जाइलम से जल का परिवहन द्विदिशीय होता है। द्विदिशीय होता है पौधे में जो होता है वह द्विदिशीय होता है। नहीं नहीं, यह एक दिशीय होता है। किसने? एक ही दिशा में होता है, एक दिशीय होता है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, एक दिशीय होता है। चलिए, पौधे को जल से परिवहन के लिए कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे असत्य कथन को आपको चूज करना है। तो 1 2 3 असत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में जाइलम जो होता है एक दिशीय होता है, लेकिन द्विदिशीय कौन होता है? फ्लोएम होता है। फ्लोएम क्या होता है? द्विदिशीय होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोला जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है। जेट स्ट्रीम नामक जो पवन पट्टी है यह कहाँ पे पाई जाती है? ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऊपरी क्षोभ मंडल में यह पाई जाती है जेट स्ट्रीम। और भारत में जो दिसंबर से लेकर फरवरी में अगर वर्षा होती है तो उसका कारण कौन है? यही जेट स्ट्रीम है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम आंसर बता देते हैं, बना लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यह कोपरनिकस ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कोपरनिकस ने सबसे पहले यही बताया था। कब? कोपरनिकस कहाँ का था? पोलैंड का वैज्ञानिक था, पोलैंड का वैज्ञानिक था। और यह कब बताया था? 1514 ईस्वी में बताया था कि जो सूर्य है, सूर्य जो है वो सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करते रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और यहाँ पे देख लेते हैं। जो केपलर है, केपलर कहाँ का? जर्मनी का साइंटिस्ट है। केपलर जर्मनी का खगोलविद था, ठीक है। और इसने बताया था ग्रह के गति के बारे में 3 आधारभूत जो है वह नियम दिए थे। ग्रह के गति के बारे में बताया था। गैलीलियो इटली के साइंटिस्ट है। गैलीलियो कहाँ का साइंटिस्ट है? इटली का साइंटिस्ट है। और गैलीलियो ने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत के बारे में ये नियम बताया था। जो न्यूटन थे वह अंग्रेजी साइंटिस्ट थे, ठीक है। और यह गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियम को प्रतिपादित किए थे। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बुरा मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद ए मास नामक भूमि अनुदान दिया जाता था? किसके जो है वह मदद ए मास नामक भूमि अनुदान किसे दिया जाता था? तो संतों और विद्वानों को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, संतों और विद्वानों को दिया जाता था। ओके, नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है? PSLV-C57 के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आदित्य L1 का यहाँ पे किया गया। आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। कब? 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और यह पृथ्वी से कितनी दूरी पे? 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे यह जाके क्या होगा, इसको स्थापित किया जाएगा L1 पॉइंट पे। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। इसमें कितने 7 पेलोड है, कितने पेलोड है? 7 पेलोड है। और जो निगर साजी है, इनका नाम क्या है? निगर साजी जो है इसके मिशन डायरेक्टर कौन थे? निगर साजी थे इसके मिशन डायरेक्टर, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर 2632 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है? वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? टीबी सोमनाथन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, टीबी सोमनाथन। बाकी कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गब्बा है, ठीक। जो है वह विदेश सचिव कौन है, यानी विदेश मंत्री में सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा है। गृह सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने हैं। वाणिज्य सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा है वाणिज्य सचिव। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वह गिरीश चंद्र मुर्मू है। कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। भारत के लेखा परीक्षक एस दुबे हैं जो कि 28वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीवाद जेपी सामंत है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेंकट रमनी है, ठीक है। के वेंकट रमनी 16वें नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। ये सब आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं, इसको यहाँ पे हम जूम करके देख लेते हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है, इसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? इसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निजामुल मुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसे दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त था, ये तो सही है। इसने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, ये भी सही है। इसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, नहीं, इन्होंने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई और ये बहुत सारे जो दीवान है इनके हिंदू थे। तो ये जो कथन है असत्य, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और निजामुल की मृत्यु 1748 में हुई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यह कौन सा कथन सत्य है? राज्यपाल के राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। नहीं, राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करता है, ठीक है। यह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, ठीक है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल अपने स्वविवेक से अध्यादेश जारी कर सकता है, चाहे विधानसभा का सत्र हो या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर केवल यहाँ पे नहीं होगा, विधानसभा के सत्र अगर नहीं होने पर ही यह अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अगर सत्र हो तो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस 7वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान आया था? ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह प्रावधान आया था। ओके, लेकिन अगर अनुच्छेद पूछे तो किस अनुच्छेद के तहत, ये अनुच्छेद में बताया गया है कि जो एक राज्य है, एक राज्यपाल है वह 2 राज्यों के राज्यपाल
हो सकते हैं। अनुच्छेद 153 में बताया गया, किसमें? अनुच्छेद 153 के तहत बताया गया। अनुच्छेद 159 में क्या है? राज्यपाल की शपथ है। ओके, अनुच्छेद 155 में क्या है? अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं, जिस राज्य का राज्यपाल वो नियुक्त होंगे उसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रायोजन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों के अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है? किसके तहत? अनुच्छेद 282 के तहत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है क्षुद्रांत लंबी होती है, क्षुद्रांत कितनी लंबी होती है? 7.5 मीटर लंबी होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोला है लसिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। लसिका में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ये यहाँ पे फैक्ट गलत है, क्योंकि देखिए लसिका में क्या होता है, लसिका में नहीं, ये सही है। लसिका में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसमें लसिका में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी जो होता है ये भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। लसिका में प्लाज्मा और आरबीसी नहीं, आरबीसी और प्लाज्मा नहीं पाया जाता है। जब प्लाज्मा पाया जाता है, आरबीसी नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी अनुपस्थित नहीं उपस्थित रहता है। ठीक है, क्या रहता है? उपस्थित रहता है। तो सेकंड नंबर जो है वह गलत है, एक नंबर सही है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बोल रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन डैश के नेतृत्व में उठा था? डुगरी राला गोपाल कृष्णैया के नेतृत्व में उठा था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बोला निम्नलिखित में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? कनाडा की सर्वाधिक लंबी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कनाडा के बाद कौन सा देश है? नॉर्वे। सेकंड पर नॉर्वे आता है, उसके बाद कौन आता है? इंडोनेशिया आता है, उसके बाद इंडोनेशिया आता है, फिर उसके बाद कौन सा देश आता है? इंडोनेशिया के बाद ग्रीनलैंड आता है। ठीक है, ग्रीनलैंड आता है। ग्रीनलैंड के बाद कौन सा आता है? रसिया आता है, रसिया आता है। ये सब याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? तो सुसीमा धारा है या गर्म धारा है, और किस किस प्रशांत महासागर में यह गर्म धारा पाई जाती है? प्रशांत महासागर में यह गर्म धारा पाई जाती है, और यह सुसीमा धारा है जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है ओयासियो धारा और पेरू धारा। यह क्या होता है? वासियो धारा और पेरू धारा। यह एक वासियो धारा और पेरू धारा एक प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। किसका? ठंडी धारा है, प्रशांत महासागर की ठंडी धारा। लेब्राडोर धारा क्या है? लेब्राडोर धारा भी एक ठंडी धारा है, लेकिन ये किस अटलांटिक महासागर की धारा है। किसका? अटलांटिक महासागर की यह धारा है, लेब्राडोर धारा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देख लेते हैं इधर थोड़ा सा। एक सेकंड, ये जाता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ वह उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? उसके लिए उपयुक्त शब्द है अधप्रसूत। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रसूत जो है वह जन्म देने वाली को प्रसूत बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण बहुलक है? जैव निम्नीकरण बहुलक नायलॉन 2 और नायलॉन 6 है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है वलेजली के सहायक संधि प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। सहायक संधि प्रथा के अनुसार सहयोगी भारतीय राज्य को ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, ये तो सत्य है। ब्रिटिश सेना के रख रखाव हेतु राज्य को नगद अनुदान देना होता था। देखिए नगद अनुदान के साथ साथ और बहुत सारे कई और रुपए पेमेंट करने पड़ते थे उनको, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यह सही नहीं है। ठीक है, इनके अलावा बहुत कुछ देना पड़ता था। भारतीय शासक अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिस्टेंस रखना होता था, ये भी सही है। राज्य अंग्रेजों के स्वीकृत पश्चात किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा रख सकता था, ये भी यूरोपीय अपनी सेवा में रख सकता था, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी जो है वह सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी सत्य नहीं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 36 का भी। ठीक, एक चीज आप याद रखिएगा, इस सहायक संधि के थ्रू क्या होता था कि जो भी देशी राजाएं हैं वो किसी भी अपने पड़ोसी राजा के से संधि नहीं कर सकते थे, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बोल रहा है किसी चलती हुई बस से उतरने वाले कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है, यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है? यह उदाहरण जो है वह गति का जड़त्व का उदाहरण है। ऑप्शन बी डी राइट आंसर हो जाएगा।
38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दो देशों के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और अल मोहम्मद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच कोप इंडिया जो सैन्य अभ्यास है, भारत अमेरिका के बीच अजय वॉरियर भारत ब्रिटेन के बीच, सीलिनेक्स भारत श्रीलंका के बीच, एफिंडेक्स भारत तथा अफ्रीकी महाद्वीप के बीच, कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच, कोबरा वॉरियर जो है वह बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। फ्रिंजेक्स जो है वह भारत और फ्रांस के बीच किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया का मुद्रा रुपया है और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो है। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट इसका थीम है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ओके, और ये जो है कब मनाया जाता है? 22 विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, सॉरी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? स्वदेशी आंदोलन के समय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट किया गया था। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन कोलकाता के टाउन हॉल से स्टार्ट किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट किया गया था इसको। ठीक है, बाद में ये जो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत बन गया। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का कोयला क्षेत्र लॉरेंस बेसिन नहीं है। ये कहाँ का कोयला क्षेत्र है? जर्मनी का नहीं है तो यह फ्रांस का, यह कहाँ से का, यह सॉरी यह जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। यह कहाँ का? यह फ्रांस का है। ठीक है, फ्रांस का कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन ए राइट आंसर देगा। बाकी रूर घाटी, चेन बेसिन और सार घाटी, ये सब जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के संदर्भ में राज्यों का क्रम पूर्व से पश्चिम। आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, यहाँ से इधर से उल्टा आपको बताना है, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ आपको बताना है। तो सबसे पहले उधर मिजोरम में मिलता है, उसके बाद त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल में मिलता है, फिर उसके बाद किस में मिलता है? पश्चिम बंगाल के बाद किस में? झारखंड में मिलता है, तब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और तब गुजरात में मिलता है। तो 42 का यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 42 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ये फैक्ट याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, जो कर्क रेखा है इसको माही नदी दो बार काटती है। कौन नदी? माही नदी इसको 2 बार काटती है। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका से होकर गुजरता है। जो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय किस राज्य में मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, जंतु घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग कौन सा है? यह भाग रूमेन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रूमेन है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है पेटटो स्पिंडल ट्यूबर रोग किससे होता है? पेटटो स्पिंडल ट्यूबर रोग किससे होता है? यह होता है वाइराइड से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किससे होता है? वाइराइड के कारण होता है। 45 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलान करना है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यह जो है एंड्रयू फ्रेजर किससे संबंधित है? यह पुलिस आयोग से संबंधित है। एंड्रयू फ्रेजर। एंटनी मैकडोनल्ड किससे संबंधित है? मैकडोनल्ड अकाल आयोग से संबंधित है। ओके, जो है स्टॉकमन फ्रिक किससे संबंधित है? यह संबंधित है सिंचाई आयोग से। ठीक है, और थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग से संबंधित है। बाकी आप मिला लीजिएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 4। 3 1 2 4 किस ऑप्शन में? 3 1 2 4 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को की आलोचना करते हुए इसे लक्ष्य एवं अक्षांशों का घोषणा पत्र कहा था। नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य एवं अक्षांशों का घोषणा पत्र किसके द्वारा कहा गया था? टीटी कृष्णमाचारी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे राजनीतिज्ञ जो संविधान के जानकार थे, उन्होंने बहुत अलग अलग बात कही है। जैसे केटी शाह ने क्या कहा है? केटी शाह ने कहा है एक चेक जो एक मिनट यहाँ पे जो लक्ष्य एवं अक्षांशों का घोषणा पत्र या केसी वेहलर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, न कि बी। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन सी राइट आंसर, केसी व्हीलर के द्वारा यह कहा गया था। ठीक है, बाकी केटी शाह के द्वारा क्या कहा गया था? केटी शाह के द्वारा कहा गया था एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। ठीक है, उसके बाद टीटी कृष्णमाचारी क्या बोले थे? इन्होंने बोला था कि भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ादान
भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर है। ठीक है, आइबर जेनिंग्स ने क्या बोले थे, आइबर जेनिंग्स से बोले हुए थे कर्मकांडी अक्षांश है, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक और है नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने बोले थे ये सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी को टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग लोग अपने अलग अलग मत दिए थे। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसके द्वारा कहा गया था, के एम नाम्बियार के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है, H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, H2O का आणविक द्रव्यमान होता है 18.02 यूनिट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बना लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया था। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किस बजट में किया गया था, 2021-22 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा में के लेखक या लेखिका को दिया गया था। तमिल भाषा के लेखक लेखिका को, जिसका नाम है क्या है, शिवशंकरी नाम है। ठीक है, शिवशंकरी नाम है। ठीक है, और इनका उपन्यास क्या है, सूर्यवंशम इनका उपन्यास है। सरस्वती सम्मान बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था और इसका स्थापना, सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में किया गया था। ठीक है, और यह 8वीं अनुसूची के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसी 22 भाषा में ही यह दिया जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहले किसको मिला था, सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को मिला था। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों से संदर्भ में कौन गलत कथन की पहचान करें। ठीक है, वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ। ठीक है, ये तो सही है। वो अमेरिकी उपनिवेश के सहायता देने के कारण फ्रांस के ऊपर चढ़े टैक्स ए बोझ, ये भी चाहिए। ठीक है, जो फ्रांस की राज्य क्रांति उससे संबंधित है। फ्रांसीसी समाज की वर्ग की व्यवस्था भी संबंधित है। बुजुर्ग वर्ग का शासन संचालन में चढ़ बढ़कर हिस्सा लेना नहीं। देखिए, बुजुर्ग वर्ग जो थे या शिक्षित तो थे, काफी एजुकेटेड थे, लेकिन शासन संचालन में इनका कोई हिस्सा नहीं था। तो ऑप्शन डी जो है यह असत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ से थोड़ा सा इसको इधर करते हैं और क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि माउंट थुलियर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, या ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। माउंट थुलियर कहाँ अवस्थित है, ग्रेट ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। फैक्ट यहाँ पे याद रखिएगा, 53 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, माउंट थुलियर अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और जो है वो अंडमान निकोबार में एक जनजाति रहती है, सैम्पेन जनजाति, काफी फेमस जनजाति है। सेंटिलीज जनजाति, जारवार जनजाति, ये सब कहाँ पे, अंडमान निकोबार में रहने वाली जनजाति है। जो 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था 2014 में, कौन 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था 2014 में, इसमें सैम्पेन जनजाति ने पहली बार वोटिंग की थी। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। जो दक्षिण कोयल नदी है, जो यह नहीं है, क्योंकि दक्षिण कोयल नदी जो निकलती तो है छोटा नागपुर पठारी से, लेकिन ये जो है यह शंख नदी के साथ मिल जाती है और बाद में ब्राह्मणी नदी यह कहलाती है। बाकी पुनपुन नदी की बात करें तो पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड के पलामू जिला से निकलती है और यह फतुहा में आके गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा नदी भी कहाँ से निकलती है, तो वह गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है, जो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत स्थित है और यह कनौज में आके गंगा में मिल जाती है। उत्तरी कोयल नदी कहाँ मिलती है, उत्तरी कोयल नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह सोन नदी में आकर मिल जाती है। 55 नंबर क्वेश्चन है, किस बिंदु को पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम के दोगुना होता है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगतियों में अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। अभिधम्म पिटक जो किस में जोड़ा गया था, तृतीय बौद्ध संगीति में। चारों बौद्ध संगीति को हम देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, राजगिरी में हुआ था। किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु जो थे वह हर्यक वंश से संबंधित थे। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे और 483 ईसा पूर्व राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। इसमें क्या हुआ था प्रथम संगीति में, तो जो दो पिटक है, विनय पिटक और सुत पिटक, तो विनय पिटक का संकलन उपाली के द्वारा किया गया था और सुत पिटक का संकलन आनंद के द्वारा किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। कौन सा द्वितीय बौद्ध संगीति देख लेते हैं। इसमें वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन थे, साबाकामी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे, साबाकामी यानी सर्वकामी। और इनका शासनकाल कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जो शिशुनाग वंश का शासक था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म अस्थावीर एवं महासंधि के दो भागों में इसको
बँट गया था इसमें। बौद्ध धर्म जो था वो स्थाविर और महासान्विक में बँट गया था। तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में देखें तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था, 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह मोगली-पोथिस गोसाल जो है, यह तृतीय बौद्ध संगीति मोगली-पोथिस गोसाल की अध्यक्षता में हुआ था। और इस समय शासनकाल में अशोक इसके जो है वह शासनकाल में हुआ था, मौर्य वंश से संबंधित है। और इसमें क्या हुआ था, कठोर नियम बनाए गए थे इसके जो है वो अभिधम पिटक में कठोर नियम ऐड किया गया था। बाकी चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, तो यह जो है कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, लगभग 1 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसका अध्यक्ष वसुमित्र के द्वारा किया गया था। और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश के शासक था। इसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीन यान और महायान में बट गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस फिल्म को असीवा गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है? द फेबलमैन को दिया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? किस खिलाड़ी को चुना गया विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए? तो या किस खिलाड़ी को चुना गया? हरमनप्रीत कौर को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो फीमेल में हो गया। और टी20 विजडम टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किससे चुना गया था? सूर्य कुमार यादव को। किससे? सूर्य कुमार यादव को टी20 में चुना गया। और वनडे में किसको चुना गया? हरमनप्रीत कौर को चुना गया। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड 2023 के लिए बेन स्टोक्स को चुना गया, जो इंग्लैंड की खिलाड़ी है। और इंडिया लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड महिला में किसको चुना गया? बेथ मुनी को चुना गया, जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। चोल अभिलेखों में किस विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती है? चोल अभिलेखों में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती है? यह कहलाती है शाला भोग, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के गांठ गठन के लिए आवश्यक है? वो कौन सा तत्व है? वह है बोरॉन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है मेंडेलियन बीमारी नहीं है? इनमें से कौन सा मेंडेलियन जो है, इनमें से कौन सा मेंडेलियन बीमारी नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो क्राइडियूचैट सिंड्रोम नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 62 नंबर, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? ठीक है, रानी दिद्दा। रानी दिद्दा कहाँ से संबंधित है? तो कश्मीर से संबंधित है। रुद्रमादेवी यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। रजिया सुल्तान दिल्ली से संबंधित है, बल्कि रानी दुर्गावती गोंडवाना से संबंधित है। कहाँ से? गोंडवाना से संबंधित है। और जब 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर अकबर का आक्रमण हुआ था, उस समय इन्होंने अकबर का काफी अच्छे से नेतृत्व किया था अकबर के खिलाफ। लेकिन जब ये हारने लगी तो ये खुद को मार डाली थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात को क्यों अधिक आते हैं? क्योंकि यहाँ जो है वह बंगाल की खाड़ी में जो अधिक तापमान के कारण आते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है, चंबल घाटी के खो और खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन है? किस प्रारूप के अपर्दन के कारण इसमें होता है? तो अवनालिका अपर्दन के कारण, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर डी 7 हो जाएगा, अब बना लीजिएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी बल है? वो कौन सा बल है? घर्षण बल है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है, 24वां शंघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यह कजाकिस्तान में किया जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कब? 2024 में। और जो 23वां शंघाई सहयोग संगठन जो 2023 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। कुछ और संगठन या सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं, जैसे 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राजील में होने वाला है। COP 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 दुबई में होने वाला है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में होने वाला है। और 33वां जो है वह नाटो शिखर सम्मेलन 2023 लिथुआनिया में होने वाला है। ये सब होने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी 5 से विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा पहले हॉकी 5 से विश्व कप का आयोजन? किस देश में? तो ओमान में किया जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? ओमान में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। भारत ने ओलंपिक में सर्वाधिक 8 पदक किसमें जीते हैं? हॉकी में स्वर्ण पदक जीते हैं। टोटल 12 पदक जीता है हॉकी में। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? गुरु नानक ने लाहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। 69 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो
गुरु नानक थे वह कहाँ, इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक जो थे सिखे के पहले गुरु माने जाते थे, सिखों के पहले गुरु माने जाते थे गुरु नानक को। गुरु अंगद जो लाहना जो है वो गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने थे, ठीक है। लाहना जो है वह गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने थे, और गुरु अंगद ने ही क्या स्टार्ट किया था, यानी लाहना जो है गुरु अंगद जी थे, इन्होंने गुरुमुखी का ही स्टार्ट किया था। चौथे गुरु जो रामदास थे वह अकबर को 500 रामदास को अकबर ने 500 बीघा भूमि जो थे वह दान में दिए थे, और बाद में उसी पे अमृतसर शहर का स्थापना किया गया था, रामदास को दिए थे। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, दल खालसा पंथ की खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने किया था। दल खालसा की स्थापना, बाकी खालसा पंथ की स्थापना तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनके द्वारा स्थापना किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद सामान्य विधेयक को कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो वह सामान्य विधेयक को 4 माह तक रख सकती है, लेकिन धन विधेयक को केवल और केवल 14 दिन तक रख सकती है। धन विधेयक को कितने दिन तक? 14 दिन तक रख सकती है। 71 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णय के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 136(2) में दिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किस अफवाह तंत्र का उदाहरण है? किस अफवाह तंत्र का? अनुवर्ती अफवाह तंत्र का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे खाद्य संयोजी है और उसका कार्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो खमीर का कार्य क्या है? किण्वन करना। खमीर का कार्य क्या है? किण्वन करना खमीर का कार्य है, जो कि यहाँ पे किसमें 5 नंबर में दिया हुआ है, किण्वन करना। सोया लेसिथिन, सोया लेसिथिन का कार्य क्या है? सोया लेसिथिन का कार्य है, यह क्या करता है? पाइसी कारक का काम करता है, पैसी कारक का काम करता है। ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टोल्यूइन, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टोल्यूइन का काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक इसका काम होता है, ठीक है। और बेंजोयल पेरोक्साइड, बेंजोयल पेरोक्साइड जो होता है इसका काम क्या होता है? विरंजक का काम करता है। और जो परिरक्षक है, परिरक्षक का कार्य कैल्शियम सोर्बेट करता है। कौन करता है? कैल्शियम सोर्बेट, जो इधर दिया हुआ है हम यहीं पे बताते हैं, कैल्शियम सोर्बेट यह करता है। कौन करता है? कैल्शियम सोर्बेट, ठीक है, कैल्शियम सोर्बेट करता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कैल्शियम सोर्बेट जो होता है वो काम करता है, किसका काम करता है कैल्शियम सोर्बेट? तो परीक्षक का काम करता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा मामला जो मृत्यु और आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, क्या कहलाता है? इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं वारंट मामला के नाम से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, धारा 371, और यहाँ पे आपको मिलान करना है। धारा 371 में क्या है? दासों के अभ्यासिक व्यवहार से संबंधित है, ठीक है। दो आंसर हो जाएगा, एक का दो हो जाएगा। धारा 372, धारा 372 जो है वह वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य को बेचना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी का एक हो जाएगा। धारा 370 से क्या संबंधित है? धारा 370 से दास के रूप में किसी व्यक्ति की खरीदना या चयन करना से संबंधित है, तो सी का 4 हो जाएगा। और धारा 374 किससे संबंधित है? यह विधि के विरुद्ध अनिवार्य श्रम से संबंधित है, ठीक है। ए भी याद रखिएगा, डी का 3 हो जाएगा। 2 1 3 2 1 और 3 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। बोला भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? जो है वह समान संहिता का परिकल्पना किसके लिए किया गया? नागरिकों के लिए, समान नागरिक संहिता, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बीमारियों की सूची में उन बीमारियों की पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़ी हुई है। इसमें मोटापे से जुड़ी हुई बीमारी कौन सी है? तो यह जो है कैंसर जो है यह मोटापे से जुड़ी हुई बीमारी है। उसके बाद जो है वह मधुमेह मोटापे से जुड़ी हुई बीमारी है। और फिर यहाँ पे देख लीजिएगा तो ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये भी मोटापे से जुड़ी हुई बीमारी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1 3 4। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक मानव स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक मानव स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि कोई भी दो इंसान अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं के समान नहीं होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सबके पास कुछ अलग गुण होता है और सब अलग अलग होते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है? किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 79 हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला निम्न में से किन शहरों के मध्य सेनकोटा गैप द्वारा परिवहन होता है। सेनकोटा गैप के द्वारा किन दो शहरों के बीच होता है? तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी थाल घाट जो महाराष्ट्र में स्थित है, यह मुंबई से नासिक के बीच स्थित है। उसके बाद ठीक है, और भोर घाट जो दर्रा है, यह महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई से पुणे के बीच स्थित है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। पालघाट धारा कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, और यह पलक्कड़ और कोयम्बटूर के बीच स्थित है। सेनकोटा गैप केरल में ही स्थित है, तिरुवनंतपुरम मदुरई के बीच स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच पालघाट धारा स्थित है। ठीक है, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के बीच सेनकोटा धारा स्थित है। ये सब फैक्ट आप याद रखिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? किस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह मेंडल नहीं किया था? सहलग्नता का नहीं किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पृथक्करण, प्रबलता और स्वतंत्रता अभिरूपण के प्रतिपादन किया था। 82 नंबर क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन जो होता है माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है? आखिर में कौन सी अवस्था आती है? टीलोफेज आती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी? किस वर्ष किया गया था? 2016 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर के लेखक इनमें से कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? रॉस्किन बॉन्ड है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, 85 नंबर को निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आइकोनोलॉजी जो है वह प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन कहलाता है। ये तो सही है। इथनोलॉजी इथनोलॉजी जो है वह विभिन्न संस्कृतियों के वैधानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है। ये भी सही है। इथनोग्राफी किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन करने से संबंधित है। ये भी सही है। बाकी इथोलॉजी किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, इथोलॉजी का संबंध किससे है? इथोलॉजी के तहत जो है वह मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है, उससे संबंधित है। ठीक है, इथोलॉजी या नैतिक आचार से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नैतिक आचार जो होता है वह किस में? आचार एवं कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन या एथिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? एथिक्स में पढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया गया? सुजलाम सुफलाम जल अभियान गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा झीलों की संख्या है? सबसे ज्यादा झीलों की संख्या तमिलनाडु में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। बोला निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है आपको, और इसमें कौन सा कथन सही है, सही कथन को आपको बताना है। ओके, बोला कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये तो सही है। सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन के प्राप्त किया जा सकता है। ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन कौन सा है? वह है नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने के आवर्धन घटता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। ओके, 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? रक्त कोशिका को टी कोशिका के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोले निम्नलिखित में से किसे पोलर फ्रंट थ्योरी यानी ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत अनिवार्य रूप से संबंधित है, या कौन सा संबंधित है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? टकला मकान मरुस्थल जो है यह स्थित है मध्य एशिया में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वित्तीय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? वित्तीय समवर्ती सूची में कौन सा शामिल नहीं है? लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो उसमें निम्न में से कौन संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है? कौन से संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 95 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? बिहार का मैदानी भाग ये 96% है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है या फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो है प्रीपोजिशन इसे डालना। आर यू नर्वस डैश द एग्जाम? ठीक है, आर यू नर्वस अबाउट, कहाँ यहाँ पे क्या होगा? अबाउट द एग्जाम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चूज द एंटोनिम ऑफ द मर्की। मर्की का यहाँ पे एंटोनिम चूज करना है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा मर्की का? यह हो जाएगा इफुलजेंट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पोनवार एक नाम है। पोनवार किस चीज का
नाम है। पुनवार जो होता है एक प्रकार का गाय की जो है वह नाम है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग नस्ल होते हैं, ये आपको याद रखना है। कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु उपनाम के किसे जाना जाता है? अजात शत्रु के उपनाम से राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए फैक्ट है, आप तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेट 4 के जो 100 क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं सेट 5 में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।